शांति के कथित अलमबरदार डोनाल्ड ट्रंप से कोई पूछे कि उनकी घड़ी की सुइयां उचित दिशा और गति क्यों नहीं चुनती। क्या ट्रंप की घड़ी में 24 घंटे अब भी नहीं हुए? 4 महीने बाद रूस यूक्रेन जंग को 4 साल पूरे हो जाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यह सबसे लंबी लड़ाई है। तो दसियों लड़ाइयां रुकवाने का दावा करने वाले पीस प्रेसिडेंट ट्रंप इसे कब रुकवाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंच रहे हैं व्हाइट हाउस। ज़ेलेंस्की इन व्हाइट हाउस का पहला और दूसरा पार्ट तो आपने देखा ही है। इस बार ज़ेलेंस्की उम्मीदों की गठरी लिए पहुंचे हैं। उनकी चाहत है कि ट्रंप या तो यूक्रेन जंग रुकवा दें और अगर ये न हो सके तो कम से कम रूस को टक्कर देने के लिए बेहतर हथियार ही दे दें। ज़ेलेंस्की की नज़र एक मिसाइल पर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जंग की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन ट्रंप अलग ही धुन में है। 16 अक्टूबर को उन्होंने पुतिन से फ़ोन पर 2 घंटे बात की। फ़ोन पर उनसे कहा कि मैं तुमसे मिलने हंगरी के बुडापेस्ट आऊँगा। पुतिन ने भी ट्रंप से फ़ोन पर बात करने के बाद अपने सभी टॉप अधिकारियों को बुलाया। सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग की जिसमें फ़ोन कॉल का पूरा ब्यौरा दिया। तो रूस यूक्रेन जंग में आगे क्या होने वाला है? ट्रंप की स्ट्रेटजी क्या है? क्या ट्रंप ज़ेलेंस्की को खाली हाथ यूक्रेन भेजेंगे या मिसाइल के साथ? ऐसी क्या खास बात है इस मिसाइल में? आज के शो में इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 16 अक्टूबर को ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर 2 घंटे बातचीत हुई। यूं तो ये पिछले 8 महीने में दोनों नेताओं के बीच 8वीं बातचीत थी, फिर भी ये कॉल खास थी। इसलिए खास थी क्योंकि दोनों नेता 15 अगस्त को हुए अलास्का समिट के बाद पहली बार बात कर रहे थे। कॉल खत्म हुई तो ट्रंप खुश थे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, उनका जो प्यारा साथी है उस पर उन्होंने लिखा, बढ़िया बातचीत हुई, काफ़ी प्रोग्रेस हुई। पुतिन ने मुझे मिडिल ईस्ट में शांति लाने पर बधाई दी। मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट में मिली कामयाबी हमें यूक्रेन जंग खत्म करने में भी मदद करेगी। हमने रूस और अमेरिका के बीच ट्रेड पर भी चर्चा की। मैं उनसे अब बुडापेस्ट में जल्द ही मुलाकात करूंगा, तब हम इस जंग को ख़त्म करने पर बात करेंगे। ट्रंप की पोस्ट से लगा कि वे फिर से पुतिन के पाले में जाने लगे हों, जैसा अलास्का मीटिंग के बाद हुआ था। तब पुतिन का राग लापते हुए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं से कहा था कि हमें टेम्परेरी सीज फायर नहीं बल्कि एक पीस प्लान पर फोकस करना चाहिए। लेकिन इस शक से भी जल्द ही बादल छट गए। पोस्ट के कुछ ही देर बाद ट्रंप का एक बयान आया। पुतिन से हुई कॉल पर उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया। ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। आपको क्या लगता है वो क्या कहेंगे? प्लीज टॉम हॉक्स भेज दीजिए। क्या वो ऐसा कहेंगे? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मैंने तो उनसे सच में कहा भी था, क्या मैं आपके राइवल को कुछ हजार टॉम हॉक्स दे दूं? मैंने उनसे ठीक ऐसा ही कहा था। उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया। उन्हें वाकई ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन कभी कभार हल्का फुल्का मजाक भी करना पड़ता है। लेकिन टॉम हॉक वाकई में एक बहुत खतरनाक हथियार है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन की नाराजगी के बावजूद ज़ेलेंस्की को मिसाइलें दी जा सकती हैं। तो ऐसा क्या है इस मिसाइल में और पुतिन की नाराजगी की बात क्यों हो रही है, समझते हैं। तस्वीर देखिए, ये है टॉम हॉक मिसाइल। इसे 1983 में पहली बार इस्तेमाल में लाया गया था। इसे अमेरिका ने इराक, लीबिया और सीरिया जैसे देशों में इस्तेमाल किया। 1987 में अमेरिका और रूस के बीच इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF समझौते पर सहमति बनी। इसके बाद इन मिसाइलों के लॉन्चर्स को हटा दिया गया। हालांकि 2017 और 18 में अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलों को दोबारा इस्तेमाल किया। तब इनके जरिए सीरिया में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर नष्ट किया गया था। फिर 2019 में ट्रंप सरकार ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसके बाद कई टॉम हॉक लॉन्चर फिर से एक्टिव कर दिए गए। लेकिन यूक्रेन के लिए ये मिसाइल क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब इस मिसाइल के स्पेसिफिकेशंस में जुड़ा हुआ है। समझते हैं हमारे साथी मानस से। देखिए, खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब ज़ेलेंस्की को टॉम हॉक मिसाइल दे रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प खबर है क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी हथियार दिए हैं वो बहुत शॉर्ट रेंज के दिए हैं। टॉम हॉक के बारे में हम ये जानते हैं, सबसे बड़ी जो उसकी खासियत है उसकी 1600 किलोमीटर की रेंज है। और हम ये भी जानते हैं कि मॉस्को से कीव लगभग 500 से 550 किलोमीटर के आसपास है। तो इस तरीके से जो पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी, अब क्या बातचीत हुई थी वो वही दोनों नेता बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी इस हथियार को लेके हम जानते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये क्रूज़ मिसाइल है। क्रूज़ मिसाइल साउंड की रफ्तार से जनरली तेज़ चलती है, लेकिन ये इकलौती क्रूज़ मिसाइल है जो मैक 1 से धीरे चलती है। लगभग 900 से 950 किलोमीटर के बीच में इसकी रफ्तार वेरी करती है। अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से इसकी रफ्तार बदलती रहती है। इसमें पेलोड के तौर पे आप फ्रैगमेंट ब्लास्ट, एक तरह का बारूद होता है,
फ्रेगमेंट ब्लास्ट आप समझिए कि जो टिप होती है मिसाइल की, जहाँ भी वो गिरेगी वो फटते ही पहले बारूद फटता है, उसके बाद उसके शार्पनेल जो छर्रे हम जिनको कहते हैं वो छर्रे निकलते हैं और उसके वजह से कम 2 से 2.5 मीटर गहरा गड्ढा वो बनाती है और वो इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। और क्रूज़ मिसाइल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खासकर टॉमहॉक की अगर हम बात करें, टॉमहॉक ज़मीन से मात्र 30 से 50 मीटर के बीच में उड़ती है, तो जो रडार की बीम होती है उसके लिए भी उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसमें एक सिस्टम है जो काफ़ी दिलचस्प है, जिसके बारे में हमने जाना कि डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेशन, इसको DSMC कहते हैं आम भाषा में। इसमें होता क्या है कि एक पिक्चर सेट कर दी जाती है, जैसे एक तस्वीर दे दी जाती है बैटलफील्ड की मिसाइल को, वो एक कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है और उस तस्वीर को लेके वो जाता है और अटैक करता है। इससे ये होता है कि जब एक्चुअल अटैक होता है और जब सर्विलांस की फुटेज होती है तो दोनों में रिलेशन एक बनने की कोशिश होती है। इस वजह से निशाना चूकने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसके अलावा टेरेन कलर कॉन्टोर मैचिंग भी होती है, जो एक कैमरा, हमने ये बहुत कम देखा है। मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम या GPS तो होता ही है, मिसाइल में कैमरा लगा हुआ है। इसमें कुछ वेरिएंट्स में है, कुछ वेरिएंट्स में नहीं है। अब अमेरिका कौन सा वेरिएंट देने की बात चल रही है वो उस पर तय होगा कि उसमें कैमरा है कि नहीं, लेकिन आमतौर पे टॉमहॉक मिसाइल अपने कैमरे के लिए, टेरेन कॉन्टोर मैचिंग के लिए जानी जाती है। कैमरे की वजह से टारगेट से चूकने की गुंजाइश बहुत कम रहती है और इसको रडार से, रशिया के पास जितने भी रडार हैं, S-400 हैं या उससे ऊपर के हैं, वो एक अधिक ऊंचाई पर अगर कोई चीज़ उड़ रही हो तो उसको तो डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन हाँ, इतनी कम ऊंचाई पे 30 से 50 मीटर उतनी उससे ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं तो कुछ कुछ तो वो बिल्डिंग से भी नीचे चलता है। कई बार जब वो गुजरती है तो लोगों को वो महसूस होता है कि ऊपर से कुछ गुजरा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो टॉमहॉक मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। पुतिन के लिए ये टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि उनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है शॉर्ट रेंज के, खासकर वो अभी तक टॉमहॉक का उनके पास कोई खास काट नहीं है। हाँ, वो जो मैनपैड जिनको कहते हैं, मैनपैड जो कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल, उससे कुछ हद तक उसको लॉक किया जा सकता है, लेकिन 900 या 950 किलोमीटर की रफ्तार पे उसको लॉक करके डिस्ट्रॉय करना भी अपने आप में चुनौती है। अब तक यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें कम ही थीं। अब तक उसे ब्रिटेन और फ्रांस ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी थी। अमेरिका ने अटैक MS दिए थे, मगर उनकी रेंज कुछ 100 किलोमीटर तक ही सीमित थी। इनसे निपटने के लिए रूस ने अपनी सेना और सप्लाई लाइंस फ्रंट लाइन से पीछे खिसका ली थी। ऐसे में अगर टॉमहॉक यूक्रेन के हाथ लगा तो रूस की सरहद के भीतर घुसकर एयरबेस, कमांड सेंटर और सेना के लॉजिस्टिक हब्स पर निशाना बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यही रूस की बेचैनी की जड़ है। उधर ज़ेलेंस्की को लगता है कि ये मिसाइलें अगर यूक्रेन को मिलीं तो रूस यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है। Далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться. हमें पता चला है कि रूस डर रहा है कि अमेरिका हमें टॉमहॉक्स दे सकता है। ये इस बात का संकेत है कि ऐसा दबाव शांति लाने के लिए काम कर सकता है। हमने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ये तय किया कि हमारी टीमें, हमारी सेना सब कुछ संभालेगी। इसमें ऊर्जा और गैस के मुद्दे भी शामिल हैं। हम जल्द परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। Це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат. लेकिन रूस को यह कतई मंजूर नहीं है। रूस का कहना है कि अगर अमेरिका सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि उनका टारगेटिंग डेटा भी दे रहा है तो ये नाटो बनाम रूस वाली जंग में बदल जाएगी। वहीं पुतिन पहले ही इन मिसाइलों पर अमेरिका को वार्निंग दे चुके हैं। 2 अक्टूबर को रूस में एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने कहा था कि अगर मिसाइल यूक्रेन को दी गई तो ये जंग को एक अलग ही दिशा में ले जाएगी। Так ли это важно для Франции? Важно. Знаете почему? क्या इससे हमारे संबंधों को नुकसान होगा? एक ऐसे मामले में जिसमें लंबे अंधेरे के बाद कुछ रोशनी दिखी थी। बेशक होगा। अमेरिकी सैनिकों की सीधी भागीदारी के बिना टॉमहॉक्स का इस्तेमाल नामुमकिन है। इसका मतलब होगा तनाव का एक नया स्तर। इसमें रूस और अमेरिका के रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। Трудно решаемых проблем внутри самой Французской Республики. तो क्या ट्रंप पुतिन पर दबाव बनाने के लिए मिसाइल यूक्रेन को दे सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो जंग कितनी बदल जाएगी? और ट्रंप कर क्या रहे हैं? एक तरफ मिसाइल और दूसरी तरफ पुतिन से मुलाकात। हमने इस बारे में एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, ये कुछ नहीं है। टॉमाहॉक मिसाइल देने से वो एक ब्लैकमेल का पॉइंट बनेगा, ये मानना सही नहीं होगा, या डील का पॉइंट बनेगा, ये मानना सही नहीं होगा। क्योंकि टॉमाहॉक मिसाइल, और बाद में आपने ध्यान दिया होगा ट्रंप ने खुद कहा कि हमारे पास उसके लिमिटेड नंबर्स हैं, हमको उनकी दरकार है या जरूरत है। और टॉमाहॉक मिसाइल अगर देते हैं वो, तब भी ग्राउंड रियलिटी पे क्या फर्क होगा? ये हो सकता है कि जो अभी अटैक का जो जोन है वो ज्यादा हो जाएगा,
लेकिन टोमाहॉक मिसाइल से वस्तु स्थिति पर या जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो परिवर्तित होगा नहीं। और अगर टोमाहॉक मिसाइल देंगे तो इनके पास ऑलरेडी उस सीरीज के कई सारी मिसाइलें हैं। रूस के पास किंझाल है, ओरेशनिक है, और इस्कंदर 1 है। ये सब टोमाहॉक का एक तरह से कहें कि सीक्वल है रूस के पास। अगर ये कह रहे हैं, जैसे जेलेंस्की साहब ने लिखा, कि ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा और ये गेम चेंजर होगा। भाई गेम चेंजर आपको F-16 मिला, अब्राम टैंक्स मिले, नैसैम्स मिला, पेट्रियट मिसाइल मिले, कितनी बैटरियां मिली उसकी, आपके पूरे ट्रेनिंग को पूरी तरह से नए तरह से किया। कोई फर्क पड़ा वस्तुस्थिति पे या ग्राउंड रियलिटी पे, या क्या रूस ने आगे बढ़ना कम कर दिया है? तो ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन इसको इस तरह से दिखाया जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया भी ये पोर्ट्रे कर रहा है, शायद टोमाहॉक मिसाइल से वो डर गए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो मीटिंग करने आए या एक अंडरस्टैंडिंग पर आए जेलेंस्की से। तो वो एक उसका मैसेज है। और ट्रंप इसको एक डील की तरह देख रहे हैं कि मुझसे कुछ लो और तुमसे कुछ लेंगे। आप जानते ही हैं कि अगस्त में अलास्का मीटिंग फेल होने के बाद से ट्रंप की बेइज्जती हुई थी। तब से ट्रंप जंग रुकवाने के नाम पर बीरबल की खिचड़ी पकाते हैं। भारत और चीन से कहते हैं कि तेल न खरीदो तभी जंग रुकेगी, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करना चाहता। ट्रंप ने 15 अक्टूबर को नया दावा किया। कहा, पीएम मोदी ने मुझसे फोन पर वादा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उनके इस दावे को झूठा साबित कर दिया। कहा कि ऐसी कोई बात फोन पर नहीं हुई है। On the question of whether there was a conversation or a telephone call between Prime Minister Modi and President Trump, I am not aware of any conversation yesterday between the two leaders. इस बीच ट्रंप अब तक चीन पर मेहरबान थे। बार बार टैरिफ 90 दिनों के लिए टालते जा रहे थे। कह रहे थे कि ट्रेड टॉक्स को मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब ये रियायतें बंद हो सकती हैं। कैसे? 15 अक्टूबर को अमेरिका के 85 सीनेटर्स ने एक कानून के पक्ष में वोट दिया। नए कानून से ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि अगर चीन रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो ट्रंप उस पर 500% तक टैरिफ लगा सकेंगे। जिस दिन यह बिल पास हुआ उसी दिन ब्रिटेन ने भी एक भारतीय रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि वो रूसी तेल को प्रोसेस कर रही थी। तेल रूस की इकोनॉमी का लगभग 20% हिस्सा बनाता है और उसकी करीब 70% कमाई तेल के निर्यात से होती है। सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। वो हर दिन करीब 70 से 80 लाख बैरल तेल बेचता है। ट्रंप प्रशासन अब बाइडेन सरकार के समय शुरू की गई नीतियां थी, जो कदम थे, उनको आगे बढ़ा रही है, जो रूसी तेल पर दबाव बनाने के लिए उठाए गए थे। 2022 में G7 देशों ने रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल तय कर दी थी ताकि मॉस्को की युद्ध फंडिंग घटाई जा सके, लेकिन वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर भी न पड़े। हालांकि उस वक्त भारत जैसे देशों को निशाना नहीं बनाया गया था, जो सस्ते रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार बन चुके थे। लेकिन अब ट्रंप ने इस सिनेरियो को पलट दिया है। रूस यूक्रेन जंग की कहानी यहीं तक। अब ट्रंप के अमेरिका का हालचाल लेते हैं, जो उनके मुताबिक महानता के पथ पर अग्रसर है। लेकिन महानता माने क्या? तस्वीर देखिए। ट्रंप से हाथ मिला रहे इस शख्स का नाम है जॉन बोल्टन। पुरानी तस्वीर है जब ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था। राष्ट्रपति बने 2 बरस हुए थे। तब बोल्टन अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उनकी सलाह पर ही ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए थे, मसलन ईरान से न्यूक्लियर डील तोड़ने का फैसला। लेकिन बाद में ट्रंप से उनकी दोस्ती टूट गई, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ट्रंप ने सितंबर 2019 में एक ट्वीट किया। जी, तब ट्रुथ सोशल नहीं था और ट्विटर हुआ करता था। तब ट्रंप ने लिखा था कि अब हमें बोल्टन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अगले दिन बोल्टन ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूं। इस कट्टी के बाद बोल्टन ने खुलेआम ट्रंप की आलोचना शुरू कर दी। उनके सबसे मुखर आलोचकों में से एक हो गए। हाल के दिनों में उन्होंने भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी ट्रंप का विरोध किया है। 2020 में उन्होंने एक संस्मरण लिखा, द रूम वेयर इट हैपेंड। इसमें उन्होंने ट्रंप के साथ काम करने को लेकर कुछ अंदरूनी कहानियां लिखी थी। ट्रंप ने उस किताब को रोकने के लिए मुकदमा ठोक दिया था। हालांकि अदालत ने पब्लिकेशन की इजाज़त दे दी थी। उस किताब में लिखा था कि ट्रंप को कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें जियोपॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है, ऐसा बोल्टन ने लिखा था। बोल्टन अनुभवी थे, थिंक टैंक्स में जाने माने चेहरे थे, इसलिए उनकी बात सुनी भी जाती थी। अब आप कहेंगे बोलने तो क्या दिक्कत है, हमें क्यों बता रहे हो? तो बात यह है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बोल्टन की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसी साल अगस्त में उनके घर और दफ्तर पर FBI ने छापा मारा था और अब उनके खिलाफ अमेरिका के न्याय विभाग ने कुल 18 आरोप लगाए हैं। अगर ये सही साबित हुए तो बोल्टन को दशकों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। 16 अक्टूबर को अमेरिका के न्याय विभाग ने ग्रैंड ज्यूरी के सामने अपना केस रखा। ज्यूरी अमेरिकी जस्टिस सिस्टम में आम जनता के चुने हुए लोग होते हैं, जिन्हें प्रोसिक्यूटर्स सामने बिठाकर सबूत दिखाते हैं। वो लोग तय करते हैं केस में दम है भी या नहीं।
मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अगर वो कह दे कि हाँ मामला गंभीर है तो फिर आरोपी चाहे जो कोई भी हो उसे कोर्ट में जवाब देना ही पड़ेगा। बोल्टन के केस में ज्यूरी को सबूत ऐसे लगे कि उसने बोल्टन पर इंडाइटमेंट मंजूर कर दिया, यानी औपचारिक आरोप तय कर दिए। कुल 18 आरोप लगे हैं, जिनमें से 8 आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गुप्त जानकारी लीक करने को लेकर हैं और 10 आरोप ऐसे हैं जिनमें ये आरोप उन पर लगा है कि अवैध रूप से उन्होंने अपने पास इन जानकारियों को रखा है। इनमें से किसी भी एक आरोप में बोल्टन दोषी पाए गए तो 10 साल की सजा होगी। न्याय विभाग का कहना है कि उन्होंने टॉप सीक्रेट जानकारी अपने निजी ईमेल और मैसेजिंग ऐप से ट्रांसफर की। दावा है कि इन फाइलों में भविष्य के हमलों की खुफिया जानकारी, विदेशी दुश्मनों से जुड़े रहस्य और कूटनीति से जुड़े संवेदनशील कागजात शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बोल्टन ने यह जानकारी अपने ही घर में प्रिंट करके रखी और 1000 से ज़्यादा पन्ने अपने पत्नी और बेटे के साथ साझा किए। यही नहीं, एक समय ईरान से जुड़े एक साइबर ग्रुप ने उनके ईमेल को हैक भी किया। FBI को इस हैक की खबर तो दी गई, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि ईरानी हैकर्स ने उनके टॉप सीक्रेट दस्तावेज तक एक्सेस पा लिया था। बोल्टन का कहना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ट्रंप बदले की सियासत कर रहे हैं। बोल्टन के वकील अबेल लोवेल का तर्क है कि डायरी रखना अपराध तो है नहीं। उनका कहना है कि ये निजी रिकॉर्ड थे, अनक्लासिफाइड थे और FBI को 2021 से इसकी जानकारी थी। उधर अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा है कि नो वन इज अबव द लॉ। ट्रंप से भी इस बारे में पूछा गया, तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ही इज अ बैड गाय। लेकिन पिक्चर इतनी ही नहीं है। बोल्टन तीसरे ऐसे आलोचक हैं जिन पर पिछले कुछ हफ्तों में आरोप लगाए गए हैं। पैटर्न देखिए, सितंबर के आखिर में पूर्व FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी पर भी मुकदमा ठोक दिया गया। इल्जाम लगा कांग्रेस से झूठ बोलने का। इससे पहले न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स पर बैंक फ्रॉड का केस लगा था। ये केस तब शुरू हुए जब ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा, वी कांट डिले एनी लॉन्गर, इट्स किलिंग आवर रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी, यानी अब बस करो, इन लोगों को सजा दो। तो सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर असल में एक पुरानी रंजिश निपटाई जा रही है? समझते हैं अमेरिका में मौजूद पत्रकारों से। देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि ये कोई रिट्रीब्यूशन है या नहीं है, क्योंकि चार्जेस उन्हीं इंडिविजुअल्स के विरुद्ध लाए गए हैं जिनके पास या तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जैसे जॉन बोल्टन का केस है, एशले टिलिस का केस भी हमने देखा किस तरह से उनकी इंडाइटमेंट में चीजें लिखी गई। और जहां तक लेटिशिया जेम्स की बात है, उनका भी एक टेक्निकलिटी है जिसमें आप सेकंड होम जो है उसे इट हैज टू बी एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉट अ सेकंड होम, और उसे आप रेंट कर रहे हैं। तो टेक्निकलिटी आई मीन हैज नॉट बीन फॉलोड इन हर केस स्पेसिफिकली, और वो हमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेंगे वो आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, ये बात कोइंसिडेंटल जरूर है कि इसमें से जो लोग हैं इनफैक्ट उनकी ट्रम्प के साथ नहीं बनी है इन द पास्ट। तो देखना होगा। आई थिंक वी हैव टू ट्रस्ट द अमेरिकन सिस्टम, और उसमें वट एवर हैपन्स, 2 साल 2.5 साल पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगे थे, केसेस चल रहे थे न्यूयॉर्क में और जॉर्जिया में, और हमने देखा किस तरह से व्हेन पीपल लेट लॉ टेक इट्स कोर्स, जब बात सुप्रीम कोर्ट तक गई है, उन्होंने इस पे अपना एक जो है फैसला सुनाया। तो आई थिंक विल हैव टू वेट एंड वॉच, और बहुत जल्दबाजी होगी मुझे लगता है किसी भी तरफ से इसे देखना और कहना कि ये इसलिए हो रहा है या इसलिए नहीं हो रहा है। चलते चलते बिहार की खबर। सौरभ द्विवेदी ग्राउंड पर हैं। उन्होंने JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से बात की। क्या पार्टी के संवर्णों ने नीतीश को घेर लिया है? क्या पार्टी में कोई अंदरूनी खटपट है? देखिए जमघट में। सौरभ पटना गर्ल्स कॉलेज भी गए। तेज तर्रार लड़कियों से दहेज, एलिमनी, जॉब करियर से लेकर योगी, नीतीश तक हर चीज़ों पर बात हुई। दोनों इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रुकिए, अभी एक तीसरी जानकारी भी है। त्योहार के मौसम में घर परिवार की बातें, नॉस्टैल्जिया में लौटिए। देखिए सौरभ और गिरिजा के साथ घर जैसी बातें, 18 अक्टूबर दोपहर 2 बजे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप।